हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो भौतिक विज्ञान का पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। और इस सेशन को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जैसा कि आपको बता दूं, हर साल बच्चे 56 में से आउट ऑफ 60 नंबर गेन करते हैं। आज हम किरण प्रकाश के और तरंग प्रकाश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ 2023 का रिजल्ट देख सकते हो बच्चों, ये बिल्कुल एक्चुअली हर साल बच्चे 56 में से आउट ऑफ 56 नंबर गेन करते हैं। और आज का जो सेशन है उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बस ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में मैं सारे चैप्टर्स, जो 2 चैप्टर्स उनके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप एक बार देखते रहिए। लेंस की समता तथा इसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है बच्चों, आपको पता है लेंस की जो फोकस दूरी होती है और जो लेंस की क्षमता है वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। तो जो शक्ति होती है वो हमारे पास में 1/f होती है। अगर हम शक्ति की बात करें कब धनात्मक कब ऋणात्मक होती है, अगर उत्तर लेंस है तो ये आपकी जो शक्ति वो धनात्मक होती है, अगर उत्तर लेंस है तो इसका मान ऋणात्मक होता है। दूसरी बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करिए और क्रांति कोण तथा सघन माध्यम के विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों ध्यान रखना, जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा तो ही प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन भी आ गई, सघन से विरल की तरफ जानी चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। फिर बात आ रही है क्रांति कोण और सघन माध्यम में क्या संबंध है। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपसे n12 पूछा है n12 तो आपको लिखना है 1/sin IC। क्या लिखना है? n12 = 1/sin IC। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक तो 1/sin IC, और अगर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक तो बच्चों आंसर आएगा sin IC। क्लियर? यहाँ तक ये गलती नहीं करनी है आपको। माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है n = c/v। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, v = क्या हो जाएगा? c/n। c की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ और n का मान हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमारे पास में 3 से 3 गया, ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये चाल आ गई अपने पास। प्रकाशी तंतु के सिद्धांत प्रकाशी तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका नामांकित चित्र बहुत अच्छे बनाना है, इसकी कार्यविधि समझानी है, इसके कम से कम 2 उपयोग जरूर याद कर लेना। ठीक है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंबों के लिए रेखिक आवर्धन का मान कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए रेखिक आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंबों के लिए रेखिक आवर्धन का मान धनात्मक होता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। सुनते जाना और नोट करते जाना। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण हमेशा परिवर्तित रहता है? प्रकाश की आवृत्ति हमेशा परिवर्तित रहती है। तरंगदैर्ध्य वो चाल बच्चों बदलेगी। ठीक है। अपवर्तन के विचलन का नियम क्या है? किसी भी माध्यम उद्गम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है और इसे हम दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। 2 माध्यम के अपवर्तनांक दिए हुए 3 तथा 2, इनमें से कौन सा माध्यम अधिक सघन होता है? बच्चों जिस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा उसके लिए वो माध्यम उतना ही ज़्यादा सघन होता है। जिस माध्यम के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो माध्यम उतना ही सघन होता है। तो हम बोलेंगे जिस माध्यम का अपवर्तनांक 3 है वो अधिक सघन है। बच्चों परावर्ती दूरदर्शी के रूप में हम क्या काम, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शी के रूप में क्या काम में लेते हैं? अभिदर्शी के ये पहला वाला जो आपको दर्पण दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, तो अभिदर्शी के रूप में अवतल दर्पण काम में लेते हैं और द्वितीय के रूप में हम उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों इसकी जो तुलना है वो अपवर्ती दूरदर्शी से की जाएगी। ये परावर्ती दूरदर्शी है जिसका नाम है कैसेग्रेन दूरदर्शी। तो इस कैसेग्रेन दूरदर्शी की तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से करी जाएगी। तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये अच्छा वाला दूरबीन है, अच्छा वाला दूरदर्शी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम दर्पण काम में लेते हैं, दर्पणों को यांत्रिक सहारा दे सकते हैं, प्रतिबिंब चमकीला बनता है, इसमें वर्ण विपतन तथा गोलीय विपतन की समस्या नहीं होती। जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में आप लेंस काम में लेते हो इसलिए उनके अंदर ये सारी समस्याएं पाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस को अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया, उसकी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों प्रकृति बदल जाएगी। 3 केस आपने सुने होंगे। समान अपवर्तनांक वाले अगर द्रव में डुबोएंगे तो वो जो लेंस है वो गायब हो जाएगा, और अपने से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे उस लेंस को तो लेंस की प्रकृति वो क्यों रहेगी? उत्तल उत्तल ही रहेगा, अवतल अवतल ही रहेगा, लेकिन उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर
अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबो दिया जाए। तो बच्चों एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो हमेशा जो लेंस की प्रकृति है वो बदल जाती है, उत्तल अवतल में बदल जाता है, अवतल उत्तल में बदल जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के क्रांति कोण का मान, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उस आपतन कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट याद रखना बच्चों। एक तो आपको विचलन कोण आपतन कोण के मध्य ग्राफ बनाना है। कौन से प्रिज्म के लिए है? जो आपका समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है उसके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया हुआ भी डायग्राम। और एक जो अपवर्तनांक होता है उसके ऊपर इस साल न्यूमेरिकल बनने के पूरे चांसेस, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इस बार आप लोगों ने हाफ ईयरली में देखा होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो इस बार चांसेस है कि इससे न्यूमेरिकल बन जाए। आज तक इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको खाली फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा। दो लेंस है जिनकी शक्ति 12 डायोप्टर और एक -2 डायोप्टर दोनों को मिला के और एक संयुक्त लेंस बनाया गया बच्चों। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले दोनों शक्ति को जोड़ लेंगे। जोड़ने पे हमारे पास में तुल्य शक्ति आई है प्लस का 10 डायोप्टर। इसका मतलब ये संयोजन एक उत्तल लेंस की बात ही व्यवहार करेगा। अब हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो 100 में पी का भाग दे दो। सर 100 क्यों लगाया आपने? क्योंकि हमें जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में लेके आनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर है ये। संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इस साल बच्चों, ध्यान रखना लेंसों के संयोजन पे इस साल क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना। एक उत्तल लेंस जिसको हम आवर्धक लेंस बोल रहे हैं, पक्का ये आपका एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसकी फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर। इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा? अधिकतम आवर्धन क्षमता तब होगी जब आपका प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पे बने, और अनंत पे बने तो बच्चों ध्यान रखना एक कम होती है। D/F 1 + D/F फॉर्मूले याद रखने हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे बोला अधिकतम आवर्धन क्षमता, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पे। तो फॉर्मूला लगाया आपने 1 + D/F, D की वैल्यू 25, F की वैल्यू 2.5, 25 में 2.5 का डिवाइड किया 10, 10 + 1 11। तो बच्चों अधिकतम आवर्धन क्षमता कितनी? 11। ठीक है। प्रकाश किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाने पर उसके वेग और तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सघन से विरल में जाएंगे तो चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों बढ़ेंगे, और विरल से सघन में जाएंगे तो बच्चों ध्यान रखना चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों ही घटते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों ही बढ़ेंगे। स्नेल लॉ से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। स्नेल लॉ की पूरी जो फॉर्म है बच्चों याद रखना। स्नेल लॉ को हम ऐसे भी ले सकते हैं, N1 sin I = N2 sin R। बच्चे कभी बार कन्फ्यूज जाते हैं ये क्या है, ये भी स्नेल्स लॉ ही है। लेंस निर्माता सूत्र में बच्चों एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया है। इस सॉल्यूशन को एक बार देख लेना, बुक में आपको भर के इसके क्वेश्चन मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको वक्रता दिशा पूछी गई है, आपसे अपवर्तनांक भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला लगाना है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, वक्रता दिशा बराबर है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी है, अपवर्तनांक 1.55 दिया है, तो बोला है बताओ वक्रता दिशा क्या है? दोनों बराबर है, तो सीधी सी बात है, एक R है दूसरी R2 है, तो R1 R2 की जगह R ही पुट करना नहीं है बच्चों। बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस आएगा, क्योंकि दूसरी वाली जो वक्रता दी है उसको हमें क्या लेना है? नेगेटिव में लेना है। बच्चे यही गलती करते हैं, साइन कन्वेंशन ध्यान में नहीं रखते, और साइन कन्वेंशन ध्यान में रखो तो बच्चों आंसर गलत जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन ये भी लेंस मेकर सूत्र भी है, जो इस बार जेमेंस में भी आया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। बोला हवा में फोकस दूरी 20 है, तो बताओ पानी में कितनी होगी? बच्चों दो इक्वेशन बनानी है, हवा के लिए अलग इक्वेशन और पानी के लिए आपको अलग इक्वेशन बनानी है, और पहले वाली इक्वेशन से जो आंसर आएगा उसको दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर देना, आपको आंसर मिलेगा 80 सेंटीमीटर। इस वाले केस में बच्चों ध्यान रखना फोकस दूरी 4 गुना होगी। याद ही कर लेना, जब भी अगर अपवर्तनांक पानी की बात आती है 4/3 और लेंस का अपवर्तनांक 3/2 1.5 होगा, बिना देखे 4 गुने आंसर याद कर लेना और सोल्व कर लेना। 20 है तो 80 आएगा, 25 है तो 100 आएगा, 10 है तो 40 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पे 20 और 80 सेंटीमीटर आप देख सकते हो, और सॉल्यूशन आराम से आपके सामने है। दो इक्वेशन बनानी है हवा में और पानी में। हवा वाली इक्वेशन से 1/10 बराबर 1/R1 - 1/R2 से यहाँ वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उत्तल लेंस और दर्पण। ध्यान रखना बच्चों, दर्पण और लेंस से एक न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो यहाँ बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, इससे 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बच्चों वास्तविक की बात आती है, मैंने भी कहा था एम की वैल्यू क्या लेनी है? नेगेटिव। एम की नेगेटिव करके सबसे पहले आपने एम का फॉर्मूला देखा लेंस के लिए, ये होता है V/U। एम की नेगेटिव वी और यू में साइन नहीं पुट करना, क्योंकि वी और यू आपको नहीं दिया हुआ। जब तक नहीं दी जाए वहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाना।
तो यहाँ से मुझे v इक्वल टू कितना मिल गया, -3u। मैं जैसे ही लेंस सूत्र में इस वैल्यू को पुट करता हूँ 1/15, लेंस उत्तल है इसलिए +15 आएगा, 1/v, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3u। u की जगह प्लस पुट मत कर देना, u नहीं दिया हुआ है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ऐसे कैसे, -1/u। जैसे आप एलसीएम लेके पूरा सोल्व करते हो तो बच्चों यहाँ से u की वैल्यू आ रही है -20 सेंटीमीटर, और इस u की वैल्यू को वापस अगर यहाँ पुट करते हो तो v की वैल्यू आ रही है +7 सेंटीमीटर। प्लस की आएगी क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेंस के पीछे बनेगा। तो बीम कहाँ रखना पड़ेगा, -20 सेंटीमीटर पे, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे। प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक। आवर्धन क्षमता कितनी है, 3 गुनी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आया सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पे आधारित आंगिक प्रश्न। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। दूरदर्शी का क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया हुआ है, अच्छे से करना है। एक छोटी दूरबीन है जिसकी अभिदर्शिक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 19 और 8 सेंटीमीटर दी हुई है। बुक में अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, अलग अलग वैल्यू दी हुई है। कहीं पे 192 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस तरह करके 500 आंसर भी आ सकता है। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, F0/F ही आएगा। F0/F का मतलब हो गया, अभिदर्शी की फोकस दूरी ऊपर आएगी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमेशा नीचे आएगी, क्योंकि अभिदर्शी की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है बच्चों, सिंपल सा है, अगर आपको आवर्धन क्षमता ज़्यादा चाहिए तो सीधी सी बात है, अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा रखना पड़ेगा। ज़्यादा प्रकाश एंटर करेगा, प्रतिबिंब उतना ही ज़्यादा चमकीला बनेगा। ठीक है, तो द्वारक बोल सकता है या फोकस दूरी के बारे में बोल सकता है कि अभिदर्शक की फोकस दूरी ज़्यादा क्यों होती है। आवर्धन क्षमता में वृद्धि होती है, प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है, और विभेदन क्षमता में वृद्धि होती है। अभी विभेदन क्षमता का टॉपिक हटा हुआ है, लेकिन हम विभेदन क्षमता के बारे में ले सकते हैं। और इसमें जो ट्यूब लंबाई होती है, सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आपके बुक में प्रतिबिंब को अनंत पे ही बनाया, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F0/Fe, और ट्यूब लेंथ जो होती है वो F0+Fe के बराबर होती है। तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ 27 आ गई, और आपकी जो आवर्धन क्षमता है वो 2.375 आ गई। अब हम बात करते हैं तरंग प्रकाशिकी की। तरंग प्रकाशिकी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। ऐसे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर नियत रहता है और उनके तरंगदैर्ध्य बराबर होते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है, दो कला संबंध तरंगे कहलाती है जब उनके मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है और उनकी तरंगदैर्ध्य समान होती है। फिर आता तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। किसी माध्यम के उन कणों का बिंदुपद जो समान कला में कंपन करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, उन बिंदुओं का बिंदुपद जो समान कला में कंपन करते हैं, इसका मतलब वो स्रोत से बराबर दूरी पर होंगे, स्रोत से बराबर दूरी पे। ये जो आपको गोला नजर आ रहा है यही तरंगाग्र है बच्चों, ध्यान रखना। तरंगाग्र और प्रकाश किरण के मध्य जो कोण होता है बच्चों, ध्यान रखना 90 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश किरणें और तरंगाग्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये देखो क्वेश्चन लिखा भी है, तरंगाग्र और प्रकाश किरण के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तरंगाग्र की प्रकृति भी आपको याद होनी चाहिए। अगर बिंदु स्रोत है तो गोलाकार तरंगाग्र, और अगर रेखीय प्रकाश स्रोत है तो बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। फिर आता है समतल तरंगाग्र किसी प्रिज्म दर्पण। बच्चों ये आपके 3 डायग्राम बने हुए हैं। अगर आप प्रिज्म से किसी समतल तरंगाग्र को गिराते हो तो आपको अपवर्तित तरंगाग्र भी समतल मिलेगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होकर मिलेगा। और अगर बच्चों आप किसी लेंस के ऊपर समतल तरंगाग्र को गिराते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो तरंगाग्र मिलेगा वो एक गोले तरंगाग्र मिलेगा, जिसकी बच्चों वक्रता त्रिज्या हमेशा याद रखनी है, इस लेंस की फोकस दूरी के बराबर आएगी। वक्रता त्रिज्या किसके बराबर आएगी, फोकस दूरी के बराबर आएगी। इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायग्राम अच्छे से बनाओ, और जो वक्रता त्रिज्या है, जो गोलीय दर्पण आप गोलीय तरंगाग्र मिला है उसकी वक्रता त्रिज्या जरूर पूछेगा, उसकी वक्रता त्रिज्या इस लेंस की फोकस दूरी के बराबर ही आएगी। अगर मैं इसी समतल तरंगाग्र को किसी अवतल दर्पण के ऊपर, बच्चों ध्यान रखना, किसी अवतल दर्पण के ऊपर गिराता हूं तो जैसे ही ये वापिस से टकरा के यहाँ पे आएगा तो इस बार प्रकाश किरणें कहाँ फोकस होएगी, F पे फोकस होएगी। लेकिन हम जब पूरा गोला इस तरह से बनाते हैं तो हमें पता है कि F बराबर कितना होता है, R/2। तो आपसे पूछा जाएगी R अगर इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो बताओ जो परावर्तित आपका तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R/2। यहाँ पे तो F करना है लेंस में और यहाँ करना है R/2। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता होती है जब दो कला संबंध तरंगे जिनकी आवर्ती बराबर हो, तरंगदैर्ध्य बराबर हो, किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचित हो और परस्पर अध्यारोपित हो, तो परिणामी जो तरंग होती है इसकी तीव्रता किन्हीं स्थानों पर अधिकतम होती है, किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होती है। ऊर्जा के इस पुनर्वितरण को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। और इसकी आवश्यक शर्तें क्या होगी, दोनों तरंगे हैं ना, जो दोनों स्रोत है वो कला संबंध होने चाहिए, दोनों स्रोत बहुत पास होने चाहिए, दोनों तरंगे एक ही माध्यम में संचित होनी चाहिए, एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए।
उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में कोई 3 संबंध बताइए। 3 अंतर लिखने हैं आपको, एक पथांतर का अंतर लिख दो, एक कलांतर का लिख दो, तीव्रता का लिख दो। समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है, विनाशी में न्यूनतम होती है। इसमें दोनों अध्यारोपित होने वाले तरंगों के मध्य पथांतर पथ का अंतर n लैम्डा के बराबर होता है। इसमें 2n+1 लैम्डा 2 के बराबर होता है। इसमें कलांतर पाई का E1 मल्टीपल होता है, क्या बोलेंगे हम उसको, समगुणज होता है पाई का। तो कितना हो जाएगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब आपका कलांतर हो गया 2n पाई। और इसमें कलांतर क्या होता है, पाई का विषम गुणज, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। जब प्रकाश किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराता है तो टकराकर उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और मुड़ जाता है। तो जैसे ही प्रकाश किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराएगा, उसके तीक्ष्ण किनारों से, तो वो मुड़ जाएगा अपने पथ से और उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आवश्यक शर्त क्या है, द्वारक तथा अवरोधक का जो आकार है वो प्रकाश या कोई भी तरंग उसकी तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। द्वारक का जो आकार है वो तरंग की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विवर्तन प्रकाश में बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन ध्वनि तरंगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य कम से लेकर अधिकतम मान की होती है। इस आकार के द्वारक का अवरोधक आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जबकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है और इस आकार के अवरोधक तथा द्वारक आसानी से देखने को नहीं मिलते डेली लाइफ में, इसलिए प्रकाश का विवर्तन बहुत कम होता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की स्नेल के नियम की व्याख्या करनी है बच्चों। डायग्राम अच्छे से बनाना है और पूरा डेरिवेशन अच्छे से करना है। हो सकता है अपवर्तन की जगह परावर्तन का नियम भी आ जाए। व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 3 अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से करना ही करना है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसमें विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। अगर इन कंपनों को हम किसी एक तल में फिक्स कर देते हैं तो इसे ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं और प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। और मेलस का नियम बच्चों आपको पोलराइड वाला ही, अगर 2 पोलराइड हम लेते हैं, एक पोलराइड आपका है ध्रुवक और दूसरा पोलराइड जिसका नाम होता है विश्लेषक, अगर इसमें से हम अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं बच्चों, अध्रुवित प्रकाश गुजारते हैं, अध्रुवित प्रकाश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अध्रुवित प्रकाश को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। चारों दिशाओं में आप कंपन ले लो और जैसे हम चारों दिशाओं में कंपन लेते हैं प्रकाश जैसे गिरेगा यहाँ से ध्रुवित हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्रकाश बाहर आ रहा है उसकी जो तीव्रता होती है वो इनके दोनों के अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, cos स्क्वायर थीटा। और जैसे हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमें I0 cos स्क्वायर थीटा। हो सकता है इस साल इस पर न्यूमेरिकल आ जाए, इसलिए मेलस के नियम का एक न्यूमेरिकल अच्छे से करना जो कि बुक में दिया हुआ है। एक पोलराइड के बीच में दूसरे पोलराइड को क्रॉसित करके घुमाया गया है तो तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो 3 वहाँ पे पोलराइड ली है। अगला क्वेश्चन है पोलराइड क्या है, इसके कोई 3 उपयोग लिखिए। इसका उपयोग किस किस में होता है, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए घरों में जो दरवाजे खिड़कियाँ उनमें काम में लेते हैं, वाहनों के अंदर जो ग्लास होता है उसमें काम में लेते हैं, और जो आपके चश्मे वगैरह उनमें काम में लेते हैं, 3D जो ग्लासेज उनमें काम में लेते हैं, फोटोग्राफी के जो कैमरा होता है उनमें भी इसको काम में लेते हैं। और पोलराइड है क्या चीज़, पोलराइड आपके पास में कुछ अणुओं की या कुछ पदार्थों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें वो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं और इनमें जैसे प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। तो पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। फिर अगर हम आंकिक प्रश्नों की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता का अनुपात का क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपको याद होना चाहिए, I मैक्सिमम बाई I मिनिमम बराबर होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको तीव्रता का अनुपात दिया जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेलस के नियम पे आधारित, अभी मैंने कहा मेलस के नियम पे आधारित प्रश्न आपको अच्छे से करने ही करने हैं। इस तरह से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। बाकी आपको इनकी जो PDF है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस प्लस क्लासेस, वहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों।